नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विरोधियों की समझ में मोदी क्यों नहीं आते? जितने हमले होते हैं मोदी उतने ही पॉपुलर क्यों हो जाते हैं? मोदी के नाम की इतनी चर्चा क्यों होती है? मुसीबतों अड़चनों के बाद भी मोदी का हर कमिटमेंट कैसे पूरा हो जाता है? मोदी का फॉर्मूला क्या है? 2 दिन के गुजरात दौरे में और देर रात माउंट आबू में मोदी ने जो किया वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के लिए बाउंसर बॉल है। मोदी के कमिटमेंट, कनेक्ट और कम्युनिकेशन को कॉपी करके जब तक विरोधी उसकी नकल करते हैं तब तक मोदी फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर देते हैं। इसका एक नया उदाहरण कल सामने आया। गुजरात दौरे से लौटते हुए कल शाम मोदी को राजस्थान के माउंट आबू में एक सभा करनी थी। मोदी वहां पहुंचने में लेट हो गए। रात के 10 बज चुके थे। भाषण देने का समय निकल चुका था। मोदी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। सभा में जाने का कमिटमेंट था, इसलिए मोदी आए, लेकिन लाउड स्पीकर पर भाषण देने का वक्त निकल चुका था। इसलिए मोदी बिना माइक के बोले। लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड तक बोले। जनता घंटों से खड़ी इंतजार कर रही थी। ऐसे में मोदी महानायक से जननायक की इमेज में आ गए। 3 बार झुककर दंडवत करके मोदी ने माउंट आबू की जनता से माफी मांगी। 2 वादे किए। पहला, मैं दोबारा जरूर आऊंगा, और दूसरा, आपके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा, यानी आपके क्षेत्र का विकास कर दूंगा। मोदी की पर्सनालिटी में एक तरफ दृढ़ता और दूसरी तरफ सरलता जिस तरह मिली हुई है, यही विरोधी डिकोड नहीं कर पाते। जो बात बड़े बड़े भाषणों में नहीं समझाई जा सकती, मोदी ने बिना माइक के 1 मिनट 20 सेकंड में कम्युनिकेट कर दी। ये है मोदी। दिखाते हैं आपको कल माउंट आबू में क्या हुआ। लेकिन मुझे मालूम नहीं है, राजस्थान में नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई। अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा, और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की जय हो! भारत माता की जय हो! तो मोदी के हर एक्शन की जबरदस्त चर्चा होती है। विरोधी इस बात से चिढ़ते हैं, मोदी पर इवेंट मैनेजमेंट का आरोप लगाते हैं। पब्लिक के डिस्कोर्स में मोदी हमेशा बने रहते हैं। मोदी हमेशा पब्लिक आई में भी रहते हैं। समर्थक उनसे प्रेरणा लेने के लिए नजर रखते हैं। विरोधी उनकी कमियां तलाशने के लिए यही काम करते हैं। गुजरात में मोदी ने एक एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया। ये कोई प्री प्लान्ड इवेंट नहीं था, ये मोदी का कनेक्ट है। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी भी ऐसा करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। इसकी वजह क्या है? मोदी अपने एक्शन से नैरेटिव बदल देते हैं। राहुल गांधी की 20 दिन की यात्रा पर मोदी की 2 दिन की गुजरात यात्रा भारी इसीलिए पड़ जाती है। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। जल्दी से आपका तारुफ करा दें। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ये जो मोदी अब ब्रांड बन चुके हैं, या फिर ये जो मोदी मैजिक है, जो उनका पब्लिक कनेक्ट है, कैसे इससे आप जूझिएगा सर? कैसे इससे पार पाइएगा? 2024 में कैसे लड़िएगा? प्राची जी, अच्छी बात है अगर वो ब्रांड बन चुके हैं, महाब्रांड बन चुके हैं, मानव है या महामानव है, इससे मसला नहीं हल होता है। मसला इससे हल होता है, या पब्लिक कनेक्ट इससे तब माना जाता है कि जब आप बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए महामानव 4 कदम आगे बढ़े। जब आप महंगाई को दूर करने के लिए 4 कदम आगे बढ़े, तब आप महामानव कहलाते हैं, महाब्रांड कहलाते हैं। जब आप बेरोजगारी की समस्या को, अग्निवीरों की समस्या को, संविदा की समस्या को, देश की जो संपत्तियां बेच रहे हैं उनको दोबारा से खरीदने की बात करते हैं,
जब आप सीमा पर सुरक्षा की बात करते हैं तब आप महामानव बनते हैं। बाकी रही पैकेजिंग की बात, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इवेंट मैनेजमेंट की बात, इन सारी बातों से भरमाया जरूर जा सकता है, लेकिन इन बातों से असलियत की समस्याओं का हल नहीं निकलता। आज देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उस पर अगर मोदी जी का महाब्रांड चले तो हमें स्वागत करना पड़ेगा, और हम स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे। रही बात एम्बुलेंस को रास्ता देना, किसी भी आम इंसान का नैतिक कर्तव्य है। इसमें मोदी जी या राहुल जी कोई विशेष काम नहीं करते हैं। अगर एक आदमी बीमार है और उसको अगर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का रोल कम और वहां के जो सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं उनका रोल ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मानवीय रूप से उस एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया, चाहे वो राहुल गांधी जी की रैली हो और वो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की रैली हो। तो हम लोग अगर इस तरीके से किसी भी शख्स को, इंसान को, कहते हैं ना कि भगवान बनाने की बात करेंगे, वो बात याद आ जाती कि तू आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर के आना। हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। तो जमीन के मसाइल जो ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जो पॉइंट्स उठाए सर बहुत वाजिब पॉइंट्स हैं कि जो देश में मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आज हम एक नेता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पीएम जो भी करते हैं वो पब्लिक कनेक्ट कैसे बन जाता है। आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए सर। देखिए, सरकार में शासन होना, अच्छा काम होना, नई योजनाओं का आना, विकास होना, ये भी एक बहस का विषय है, इस पर भी लगातार बहस होती रहती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का झुककर जनता के सामने प्रणाम करना, एम्बुलेंस को रास्ता देना, या फिर अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर काफिले को रुकवाकर जनता से मिलना, आप मुझे बताइए सर, जब आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री थे, ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जो पब्लिक कनेक्ट और जननेता बनने वाले एग्जाम्पल सेट हो। 10 साल की यूपीए सरकार। मैं आपको 1 लाख उदाहरण देता हूं। मैं पहला उदाहरण आपको जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करता हूं। प्राची, जवाहरलाल नेहरू जी जब दिल्ली में एक प्रोग्राम में जा रहे थे और दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त एक औरत ने उनका हाथ पकड़ा था और कहा था नेहरू इस दिन के लिए आजाद किया था। तो उस औरत को नेहरू ने कहा था कि मां, आज अंग्रेजों का शासन होता तो क्या प्रधानमंत्री का तुम हाथ पकड़ सकती थी? आप नेहरू जी से लेकर के और आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसी भी पार्टी के ले लीजिए, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री दम्भी नहीं हुआ है। सारे के सारे प्रधानमंत्री अच्छे हुए, सारे प्रधानमंत्री जनता के सामने झुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप भी कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, जनता के सामने झुकते हैं? नहीं, मैं आपको 2 चीज, बिल्कुल एक चीज, एज ए व्यक्ति किसी को किसी में बुराई ढूंढने का हक नहीं है। उनका अभिमान उनकी सत्ता की अकड़ में झलकता है। व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे अच्छे आदमी? नहीं तो इतने ऊंचे पद पर क्यों पहुंचते अपनी पार्टी में? हमें उनके निजी जीवन से शिकायत नहीं, हमें उनके सार्वजनिक जीवन से शिकायत है। हमें शिकायत है इस बात से कि वो आज एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस को रास्ता जो सुरक्षा बल दे रहे हैं, उनको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने रास्ता दे दिया। आज तक बता दीजिए कि किसी भी सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी नीचे उतर करके झंडी हिला रहे थे कि तुम लोग जाओ। सुरक्षा व्यवस्था की बात थी। सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है सुरेंद्र जी, आपका जवाब आ गया। लेकिन सर देखिए, फिर आपकी ये बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि लोग, सर देखिए कि इवेंट वो बनाते हैं। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, तो सर जब वो करते थे, जब वो जनता के बीच में जाते थे, वो भी लोगों के तक पहुंचता था, लोग उससे कनेक्ट करते थे और वो भी हर तरफ प्रचारित होता था, हर तरफ उसकी चर्चा होती थी। तो ये कह देना सिर्फ कि मोदी ही इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इस पर थोड़ी से सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि शहजाद पूनावाला जी इसका जवाब देंगे। शहजाद जी इसका जवाब दीजिए, जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रांड बना देने से, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर देने से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मुद्दों पर चर्चा नहीं, मुद्दों पर कोई काम नहीं, लेकिन हाँ, जहां पर मौका पर चौका लगाना हो वो जरूर कर देते हैं। देखिए, मैं सुरेंद्र जी की बातों का बुरा नहीं मानता। जिनके नेता राजनीति को ही इवेंट मानते हो और हर दूसरे महीने बाहर निकल जाते हो और इवेंट के लिए आ जाते हो, फिर उसके बाद फिर से बाहर निकल जाते हो, तो उनके लिए तो राजनीति इवेंट ही है और इवेंट मैनेजमेंट भी है। परंतु देखिए कितना सोच और संस्कृति में फर्क आया है। एक समय था कि जो व्यक्ति तथाकथित रूप से सरकार चलाता था वो कानून के टुकड़े टुकड़े करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कानून को फाड़ देता था। और आज एक प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं वो कानून का पालन करते हैं। सबसे शीर्षतम जगह पर बैठने के बाद भी जब अबू रोड पहुंचते हैं तो कानून का पालन करते हुए, क्योंकि
क्योंकि 10 बज गया था तो लाउड स्पीकर और माइक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यही जर्नी है, यही यात्रा है, और मैं इस यात्रा को बोलता हूं 2G से 5G की यात्रा। ये 2G यात्रा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होना, और आज की 5G की यात्रा। और अगर ये 5G की यात्रा में इसका थोड़ा विश्लेषण कर लूं तो ग्रोथ की यात्रा। आज फ्रेजाइल 5 से भारत की इकोनॉमी आई है फास्टेस्ट 5 में, यूके की इकोनॉमी के आगे चली गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 13% ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर में। जी फॉर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ऐसा कि आज आप देखिए कि 80 जंप हुआ है, 80 पोजीशन जंप हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग लिविंग में, ये जंप हुआ है गवर्नेंस में। फिर आप देखिए गतिशील निर्णय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर रफाल लाना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो फैसले लटकाए जाते थे, OROP हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, वो फैसले लेने की आज गति जो है 200% गति बढ़ी है हाईवे कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये गतिशील निर्णय। चौथा जी है घोटाला मुक्त डिलीवरी। ये तो उन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85% कांग्रेस के जो बिचौलिए, क्योंकि उस समय सारी कांग्रेस की सरकार थी सब जगह, तो बिचौलिए कांग्रेस के खा जाते हैं। तो आज वहां से ऐसी यात्रा शुरू हुई है कि आज जब हम लोग 90 लाख करोड़ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो 1 रुपया भी किसी की जेब में नहीं जाता, और इसीलिए 11 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन लगते हैं, 12 करोड़ टॉयलेट बनते, 3 करोड़ आवास बनते, 6 करोड़ जल से नल बनते, और 5वां जी अगर मैं बोलूं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आज अचीवमेंट का स्टैंडर्ड नेशनल लोकल नहीं है, ग्लोबल है। 2 मोबाइल की कंपनियां हुआ करती थी, आज 200 मोबाइल बनाने वाली कंपनियां इस देश में है। हमारा हाईएस्ट FDI है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स है। तो ये हमारी 2G से तमाम 5G आपकी की यात्रा, उपलब्धियों से किसी को कोई गुरेज नहीं तब है, हो सकता है, कोई गुरेज नहीं है सर। लेकिन फिर जो सुरेंद्र राजपूत जी जिन मुद्दों की बात कर रहे थे वो मुद्दे अभी भी देश में जीवित हैं। यही उनका सवाल था कि आप ठीक है इवेंट आपने बना दिया, लेकिन उस इवेंट से देश से महंगाई कम नहीं हो जाएगी, बेरोजगारी कम नहीं हो जाएगी? मैं उसी पे आ रहा था। मुझे 10-20 सेकंड दे दीजिए, मैं उसी पे आ रहा था। मैं अब क्योंकि ये पूरी बात जो निकली है वो गुजरात से निकली है, तो चलिए गुजरात की बातों का, और राजस्थान उससे सटा हुआ प्रदेश है, दोनों का आकलन करते हैं। गुजरात में 2012 से लेकर अब तक की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ऊपर रही है, 10%, 11%, 13%, और अगले इस वर्ष 17% होगी। राजस्थान का ये बता दे। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% है, राजस्थान में 31% है। बता दे कि क्यों है। गुजरात में नेशनल क्राइम रेट से जो गुजरात का क्राइम रेट है वो आधो आध है, 11.9 है, नेशनल क्राइम रेट 30 है। मेजर क्राइम्स में राजस्थान रेप में नंबर 1 है। चलिए आते हैं FDI में, गुजरात ने 5 वर्षों में से 4 वर्ष में नंबर 1 रहा है FDI में, 37% FDI पिछले वर्ष केवल गुजरात में आया है। राजस्थान में कितना है ये बता दें। गुजरात मॉडल की चर्चा तो देश भर में की जाती है, कंपैरिजन यहाँ सिर्फ 2 राज्यों का नहीं है शहजाद जी, आप समझिए। यहाँ बात मुद्दों को लेकर हो रही है, बात महंगाई को लेकर हो रही है जो इस देश में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर हर्षवर्धन जी, जो एक सवाल आज मैं इसलिए 2 राज्यों का कर रहा हूं, सुनिए ना प्राची जी, प्राची जी केवल एक लाइन दे दीजिए जल्दी से। मैं इसलिए केवल कह रहा हूं क्योंकि आज एक प्रतिनिधि कांग्रेस के बैठे हैं, कांग्रेस के साथ साथ जो संजीव श्रीवास्तव है वो भी राजस्थान से हैं, वो दोनों राजस्थान, एक में सरकार है, एक विश्लेषक राजस्थान से है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए जहां वहां की सरकार का दे देता हूं, छत्तीसगढ़ का भी दे सकता हूं, झारखंड का भी दे सकता हूं, पर उनका नुकसान होगा उसमें। गुजरात देश का सबसे अच्छा मॉडल बनकर सामने आया है, और राजस्थान के बीच में क्या चल रहा है, आज ही जो घटनाएं हुई है मैं उसके बारे में वर्णन नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी से जरा जवाब ले लूं। ठीक है शहजाद जी, लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, वीडियो बना दी, और उस पे गहलोत जी अभी आपकी बात की सिर्फ यहाँ ब्रांडिंग और इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं है, आपकी सरकार ग्राउंड पर काम करे। मैं सुरेंद्र जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं। हर्षवर्धन जी, जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो मोदी की लोकप्रियता को लेकर है कि क्या इसका कोई तोड़ विपक्ष के पास है, क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें मोदी का जो ग्राफ है लोकप्रियता का वो बहुत ऊंचा है, उसके आसपास भी कोई नेता जाता हुआ छूता हुआ तक नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि मोदी ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसका ढेर सारा विश्लेषण होता है। वो किस तरह से संगठन में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गुजरात को बड़े अच्छे से समझा उन्होंने, मुख्यमंत्री रहे, बहुत कुछ किया। लेकिन एक मूल बात है जिसको अगर समझ पाए, और ये विपक्ष के लोगों के लिए भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई राहुल गांधी में संवेदना कम हो जाएगी अगर कोई एम्बुलेंस जा रही होगी, या किसी को लगेगा कि अच्छा ठीक है कोई एक काम कर देने से समाज के किसी हिस्से की बेहतरी हो जाएगी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन आप करते क्या हैं? और मैं फिर से वो दोहरा रहा हूं जो मुझे लगा कि शायद
कांग्रेस पार्टी इस बात को समझते हुए आगे बढ़ेगी, जब आप कुछ करते हैं तो जो कर रहा होता है उसका कर्म फल उसी को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू भारत में सरकार बनने से पहले अंग्रेजों के समय भी और उसके बाद भी अगर सत्ता में रहे और सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री रहे तो 17 साल रहे ना। छोटा वक्त होता है क्या? तो क्या आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सत्ता इसलिए दे दिया जाए कि नेहरू जी बड़ा अच्छा काम करते थे? नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया, 17 साल जनता ने जिताया। इंदिरा गांधी 15 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं, उनके निर्णयों की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से आगे कांग्रेस के प्रधानमंत्री बढ़ पाए क्या? जो नरसिम्हा राव ने किया उसकी याद नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी, और उससे आगे बढ़ने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या था। द मोस्ट रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, और आपने क्या किया? 10 सालों के यूपीए के शासनकाल में शीर्षासन करा दिया। इतना शानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, उसके ऊपर सोनिया जी का वो क्या नाम था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, अलोकतांत्रिक व्यवस्था। और नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ कर गए थे, बहुत ढेर सारे काम हुए, भले शाइनिंग इंडिया में चुनाव हार गए हों, लेकिन उससे आगे लेकर जाएंगे। तो एक लाइन की बात, वर्तमान में जीने वाला नेता, अपने कामों के आधार पर जनमत जुटाने वाला नेता, दूसरे की आलोचना से ज्यादा, और मैं ये शब्द बहुत ठीक से कह रहा हूं, दूसरे की आलोचना चुनावी रैली के वक्त, किसी प्रतिक्रिया के वक्त जरूर होगा, अपने मॉडल को तैयार करना और देश में डेवलपमेंट के एक्सिस पर पूरी पॉलिटिक्स ले आने वाला अगर नेता है तो निश्चित तौर पर उसके सामने कोई नेता टिकता नहीं है। क्योंकि आप इवेंट करते हैं तो इवेंट के लिए आपको छोटे छोटे मौके चाहिए होते हैं। ठीक। कोई एक एजेंडा लेकर, अपना फिक्स एजेंडा लेकर चलता है तो उसके साथ इवेंट्स बनते चले जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी और दूसरों का फर्क है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी यही फर्क लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी एक एक छोटी से छोटी गतिविधि पब्लिक से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ अगर आंख उठाकर आप देखिए, अगर हम वर्सेस में देखें तो ऐसा कोई नेता फिलहाल में नजर नहीं आता है जो पब्लिक कनेक्ट में बहुत अच्छा हो। बाकी काम कैसा है, शासन है, सुशासन है, इस पर अलग विषय है, इस पर अलग बहस की जा सकती है। तो काम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिलीवरी कैसी है, अगर उस पर बहस फिर कभी करनी है तो अभी जो आप सब्जेक्ट उठा रही हैं प्राची जी, उसमें इसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं हो सकती कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। उनमें जनता से कम्युनिकेट करने की बहुत ही रेयर एबिलिटी है, उनके मुकाबले में इस समय कोई नहीं है। वो एक मास्टर कम्युनिकेटर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को अपने साथ जोड़ने के अंदर सक्षम रहे हैं आज पिछले 20-25 साल से, गुजरात से लेके अब तक। तो और ये थोड़ा सा हमारा खुद का भी एक, क्षमा कीजिएगा, हमने अपना सोच या एक परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशन का स्तर इतने नीचे कर रखा है कि हम 10 बजे कानून मानने का उदाहरण देके, आज सभी जनों ने अखबारों में उसमें लिखा भाई ये तो कानून है, उसको मानना ही चाहिए सबको। एम्बुलेंस को राह दी, बहुत ही अच्छी बात है, माननी चाहिए। ये चीजें तो हमारे आम जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी उसका अगर इस तरह से हम वर्णन करते हैं और उसका एक खास तरह से स्तुतिगान होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए बात यह है कि मोदी जी में एक रेयर, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया है अपने बातों का और डिलीवरी का भी। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, अगर आप उस पर चर्चा करती हैं, मैं बहुत उनकी प्रशंसा कई मुद्दों पे करता, कई पे आलोचना करता। डिलीवरी का भी मॉडल कई चीजों में बहुत अच्छा है, पैकेजिंग और एक प्रेजेंटेशन का उनका मॉडल बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात उनकी जो इतनी, दो बातें हैं जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा में और चार चांद लग जाते हैं, उनका व्यक्तित्व और खिल उठता है। एक तो नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई इस समय देश में राष्ट्रीय स्तर पे एक व्यक्ति जनता की नजर में नहीं बन पाया है पिछले 8-9 साल में। अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे सीधे सीधे मोदी जी को टक्कर करने वाला कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, ऐसा मीडिया का स्तुतिगान भी इससे पहले कभी नहीं हुआ भारतीय इतिहास में जैसा पिछले 7-8 साल में हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलके वो अद्वितीय तो हैं ही, और उनमें महानता के गुण नजर आने लगते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीजें जो पहले नजरअंदाज भी कर दी जाती थी अब देखी जाती है, उस पर चर्चा होती है, उस पर डिबेट होती है, उसका बाकायदा वर्णन होता है, उसका पूरा बखान होता है। और तो ये बस मेरी बात इतनी सी है।
ठीक है संजीव जी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज है जिसकी आलोचना की जा सकती है, तो उसका आलोचना भी खुले तौर पर की जा सकती है, बताया जा सकता है कि भाई ये चीज है जो उन्हें इस स्तर पर खराब कर रही है, ये चीज है जो उनकी आलोचना लायक है। खैर, दानिश कुरैशी जी, अगर हम देखिए व्यक्तित्व। संजीव जी मैं जवाब दूं? एक सेकंड सर, मैं जरा दानिश जी को एक सेकंड उनका मैं कमेंट ले लूं। दानिश जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उनकी लोकप्रियता को लेकर, उनकी इस लोकप्रियता का विपक्ष के पास क्या तोड़ है, ये सीधा सा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि दो चीजें जो सामने निकल कर आई, एक तो राजस्थान में वो बात कर रहे थे 10 बजे की, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में सबसे छोटा भाषण नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में दिया होगा, जो करीब 1.5 या 2 मिनट का कहा जा रहा है। दूसरे नंबर की बात आ रही है एम्बुलेंस की, तो मैं देखिए आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी की कौन सी वो चीजें हैं जिसकी आलोचना हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस वाला जो पूरा इंसिडेंट है, वो जो उनका जो सिक्योरिटी जो पूरा यूनिट है उसकी बदौलत एम्बुलेंस निकल पाई। या अगर हम बात करें तो पिछले महीने की बात है, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के CR पाटिल साहब नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में गिर गए थे, उनको उठाने तक की तसदी नहीं ली थी नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आगे बढ़े और उन्होंने उनको सहारा देकर खड़ा किया। इतना एरोगेंस प्रधानमंत्री कभी हमने देखा था इस देश में? दूसरे नंबर की हम बात करें कि इस प्रदेश को जिसको मॉडल बताया जाता है, आप देखिए बिल्किस बानो मामले में अब तक ना उनका ट्वीट आया, ना उनका स्टेटमेंट आया। जिस प्रदेश में लड्डू खिलाए जा रहे थे, हार फूल किए जा रहे थे, जिसमें नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था और गैंगरेप हुआ था, सवाल ये 10 सेकंड प्राची, और शहजाद कह रहे थे गुजरात के विकास की। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी केशुभाई पटेल के बाद मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, और मुसलसल 2014 तक वो मुख्यमंत्री थे। जब केशुभाई पटेल गए थे तो गुजरात का आउटस्टैंडिंग था 4,500 करोड़ रुपए, और जब प्रधानमंत्री बन के नरेंद्र मोदी जी दिल्ली गए तब गुजरात का आउटस्टैंडिंग था 1,50,000, 1.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग था। ये था गुजरात के विकास का रेशियो। तो मुकाबला देख रहे हैं आप, लगातार ये चर्चा जारी है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो ब्रेक से पहले बातें कही गई थी, उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। जो भी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके व्यक्तित्व को लेकर, इनके फैसलों को लेकर, इनके शासनकाल को लेकर, इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाता, और उनके व्यक्तित्व या फिर उनका जो पब्लिक कनेक्ट था वो हमेशा आज तक याद किया जाता है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री बने, उनका ऐसा पब्लिक कनेक्ट क्या देखने को मिला? मैं अभी हाल ही की बात कर लूं, जो आखिरी अभी आपके प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनका कोई एग्जांपल मुझे आप दे सकते हैं इस पब्लिक कनेक्ट से जुड़ा हुआ? 3-4 चीजें हैं प्राची। प्रधानमंत्री पब्लिक कनेक्ट के लिए चुनाव के लिए होते हैं, जब हम चुनावी रैलियों में जाते हैं। प्रधानमंत्री के पब्लिक कनेक्ट से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री के कामों को याद किया जाता है। अगर आप यूपीए की 10 साल की बात करेंगे तो मैं आपको एक नहीं 1 लाख चीजें गिनाता हूं। आप गिन लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन अगर दिया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, नहीं सुरेंद्र जी, चूंकि मोदी के पब्लिक कनेक्ट के काउंटर में आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया था, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया सर। आप दो मिनट, आप ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि आप मुझसे पूछ करके अगर 5 सेकंड बाद मुझे अगर रोक देंगी तो मुझे आपसे डर लग जाता है। आप लोग बड़े प्रस्तोता लोग हैं, हम जैसे लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। मैम सुरेंद्र जी, डरने की कोई बात नहीं है। जब सवाल मेरा था तो मुझे याद दिलाना होगा कि आपने पिछले जवाब में क्या कहा था सर। बस इतनी सी मंशा थी मेरी। नहीं, मुझे पिछले जवाब में मुझे पिछले जवाब का कंटेस्ट और इस जवाब का कंटेस्ट अलग था, क्योंकि आप सब लोगों को क्या करना है वो आपका विषय है। जो मुझे कहना है वो मुझे कहने दीजिए ना। सवाल आपका है, जवाब मेरा है। मैं आपको बताऊं, क्या प्रधानमंत्री जी, क्या कोई भी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश का इसलिए जाना जाएगा कि वो क्या नाम किसी को गुलाब का फूल देता था, या वो 10 क्या नाम एम्बुलेंस को निकालता था, या इसलिए जाना जाएगा कि उसने नोटबंदी से अच्छा काम किया या बुरा काम किया, या इसलिए जाना जाएगा कि कोरोना काल में लाखों लोग, 40 लाख लोग से ज्यादा मर गए खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से? क्या इसलिए जाना जाएगा कि वो माउंट आबू में 10 बजे के बाद उन्होंने नियम कानून, क्या प्रधानमंत्री कोई नियम कानून से बड़े हैं क्या? वो क्या इसलिए जाना जाएगा कि कोरोना काल में जब मजदूरों को ट्रेनों की जरूरत थी तब आपने ट्रेन बंद कर दी, और जब ट्रेनों को बंद करने की जरूरत थी तब आपने ट्रेनें चला दी? जो आप अदूरदर्शी फैसलों के लिए जाने, मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए जाने जाते हैं, न कि उनके व्यक्तिगत किसी काम से कि वो
अच्छे थे या बुरे थे। इतिहास जो है आपके कामों का में दर्ज होता है। आप नरसिम्हा राव जी के कामों को उठाइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कुशल अर्थशास्त्री को लेकर के उन्होंने जब भारत की अर्थव्यवस्था को चंद्रशेखर जी ने हजारों टन सोना रखना पड़ा था चंद्रशेखर जी की सरकार में, वो सोना भी लेकर के आए थे, एक नई अर्थव्यवस्था भी लेकर के आए थे। तो नरसिम्हा राव जी इस देश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तन के रूप में जाने जाएंगे। राजीव गांधी जी यहां पे डिजिटल क्रांति के लिए जाने जाएंगे। आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जाने जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 10 बजे के बाद जो भारत का कानून कहता है उसके लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने पब्लिक स्पीच नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को जाना जाना चाहिए कि बेरोजगारी की दर इन्होंने 0 की। अभी शहजाद पूनावाला साहब मेरी समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं। राजस्थान और गुजरात में विभेद कर रहे हैं, दोनों हिंदुस्तान के हिस्से हैं, दोनों में ही अगर क्या नाम गुजरात का मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री खराब काम कर रहा है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री को पीठ थपथपाइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का कान उमेटिए। किसी की भी सरकार हो, आप प्रधानमंत्री बेरोजगारी तो लेकर जाने जाएंगे। शहजाद पूनावाला जी इस बात का जवाब देंगे सुरेंद्र जी, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब सर आप ही को देना होगा। फिर आप बताइए कि आप ही के जो तमाम नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो समय समय पर पीएम की तारीफ कर चुके हैं। आपके हाल ही के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर, वो कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके भाषण की, उनके कामों की। राज बब्बर साहब तारीफ कर चुके हैं उनकी कई बार। हाँ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के अगर भाषण की तारीफ करना कोई ऐसा तो गैर संवैधानिक नहीं है। कोई चीज किसी को अच्छी लगी तो उसकी तारीफ करनी भी चाहिए। हम प्राची जी की तारीफ करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तोता का काम करी है, एक विश्वविख्यात एंकर होती जा रही है। लेकिन प्राची जी अगर कोई खराब सवाल पूछेंगी तो उनकी आलोचना भी होगी ना। अगर प्राची जी चाहे किसी उस पर हो, हम तारीफ करेंगे क्योंकि अच्छे सवाल पूछते, अच्छे से डिबेट कंडक्ट करा रही है, झगड़ा नहीं होने दे रही। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी मूल रूप से प्रधानमंत्री का पद देश को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। आज प्रधानमंत्री जी का पद जाना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा गिर रही है बकौल प्रधानमंत्री के। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के पद प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरती है। आपने बेरोजगारी और बड़े फैसलों का जिक्र किया। शहजाद पूनावाला जी, क्या प्रधानमंत्री देश के इसीलिए जाने जाएंगे कि रोककर वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं या नतमस्तक होकर 10 बजे के बाद भाषण नहीं देते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी की बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आरोप भी हैं आपके लिए। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी इतना बौखला गए कि मैंने गुजरात और राजस्थान की तुलना की, पर सुरेंद्र भाई जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, जब 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने कोरोना पर ऐसा नियंत्रण किया, सबसे ज़्यादा तेज़ी से टीके लगवाए, और केरल जैसा राज्य जिसकी 1/8 हिस्सा है उत्तर प्रदेश की आबादी का, उधर 3 गुना ज़्यादा केसेस हुए, मरीज हुए और मृत्यु हुई, तो उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए सारे लोग एक हो गए थे। परंतु केरल मॉडल को वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल इन्होंने घोषित किया था। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, मेरा स्टेट है जहाँ पर 1/2 पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की तुलना में, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा केसेस थे, 4 गुना ज़्यादा केसेस थे उत्तर प्रदेश की तुलना में। तो उस समय तो उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को सबसे ज़्यादा वाहवाही की थी, और जहां पर सबसे कम केसेस थे, मान लीजिए इनके हिसाब से डबल भी होते डेथ्स, तब भी वो महाराष्ट्र से 1/6 था, 1/5 था, फिर भी उसकी बुराइयां करने में नंबर 1 थे उत्तर प्रदेश के खिलाफ। परंतु चलिए छोड़ देते हैं, हम आते कोविड पर ही। कोविड के समय पर आप बताइए मुझे, एक नेता क्या करता है? जनता के बीच जाता है, जनता में विश्वास और उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाता है। एक व्यक्ति बताइए, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, MIM का हो, जिसने लोगों के बीच जाकर कहा हो कि टीके लेना चाहिए। 2-2 टीके निर्माण हुए। आप कह रहे हैं ना भारत में क्या क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। जब 50, 60, 70 का दशक था तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, इनको आने में 30-30, 40-40 वर्ष हो जाते थे। भारत में वैक्सीन ये डेवलप भी नहीं होता था। परंतु ये पहली बार था कि दुनिया में जब वैक्सीन तैयार हो रहे थे, भारत में एक नहीं बल्कि 2-2 आत्मनिर्भर वैक्सीन तैयार हुए, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगे। परंतु कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे? इसमें गाय का खून मिला हुआ है, टीका मत लो। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे? कि लैब रैट बन जाएंगे, इस टीके को मत लो। भारत को वैक्सीन को के बारे में कह रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे थे? ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। यही अंतर है नेतृत्व में। दूसरी बात, संजीव श्रीवास्तव जी ने कही कि मीडिया स्तुति करता है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक समय था जहां पर पत्रकारों को पद्मश्री दिया जाता था। ये पद्मश्री पत्रकार से आज हटकर हम लोग आए हैं पीपल्स पद्मा पर, तो ये दोनों में अंतर है।
ये अंतर है पद्मश्री पत्रकार और आज पीपल्स पद्मा में। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल आ रही है शहजाद जी। हाँ, तीसरी बात लाइन बोल लूं क्या बस? नहीं, क्योंकि आपके चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा है शो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए मुझे लग नहीं रहा था कि हम ऑन एयर है कि नहीं। वो मेरी बात का जवाब भी दे देंगे। चौथी तीसरी बात, मुझे बात अपनी रखने दीजिए पूरी तरह से। प्राची जी, मैं अपनी बात पूरी तरह से रख दूं क्या? जी जी शहजाद जी, मैं आ रही हूँ। मैंने किसी संजीव के जी, बीच में तो बोला नहीं है। हाँ, तीसरी बात देखिए, हाँ तीसरी बात, मुझे आज एक उदाहरण दीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग में 70% से ज्यादा ग्लोबल और डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग हो, जो व्यक्ति ऐसा हो जिसने रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी बात करके लाखों भारतीयों को, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस के समय पर 22,000 भारतीयों को वापस लाना हो, चाहे वो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाना हो, कोरोना काल में मिशन वंदे मातरम के माध्यम से लाना हो, चाहे येमेन, सीरिया, लिबिया से लोगों को वापस लाना हो, सुरक्षित लाना हो, और केवल भारतीय ही नहीं बल्कि जो गैर भारतीय मूल के थे उनको भी भारत के झंडे तले उनको सुरक्षा मिली और वो वापस अपने देश लौट आए और भारत का शुक्रिया अदा किया। ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट करने की कला किसमें है कि एससीओ में भी उस व्यक्ति को पूछा जाता है और G7 और G20 में भी उसकी पूछ है। तो ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा नेता है, और साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से संभाला है कि आज मैकेंसी हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, बिल गेट्स हो, वो कहते हैं जी, कि बहुत केवल सारी भारत का दशक नहीं बल्कि भारत की शताब्दी होगी। शहजाद पूनावाला जी ने, आप तो कह रहे थे कि एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिसके लिए याद किया जाए, लेकिन देखिए शहजाद पूनावाला जी ने तो पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्टिक बना दी आपके सामने कि इस विषय पर, इस ऐतिहासिक फैसले पर याद किया जाएगा इस कार्यकाल को। जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। प्राची जी, सिर्फ छोटी सी बात कहता हूं कि 1,74,000 भारतीयों को कुवैत से निकालने का जो काम था वो हमारी सरकार ने, कांग्रेस के नहीं, आई के गुजराल की सरकार ने किया था, और हमें उस पर गर्व है भारतीय होने के लिए। तो ये जितने भी जोड़ लीजिए, कारण है कि वो देश के प्रधानमंत्री का पद इतना मजबूत किया कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक दलों ने कि उसको पूरी दुनिया की बात सुननी है। और एक भी बात, एक भी चीज शहजाद पूनावाला वो नहीं बता पाए हैं जिस पे प्रधानमंत्री के काम पे गर्व हो। वैक्सीन का काम उन्हीं 2 कंपनियों ने किया जो सन 60 में बनी थी। अगर मैं कहूं कांग्रेस के जमाने में बनी थी तो बिल्कुल ये सही होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सच बात यह है कि मैं फिर से कहता हूं शहजाद भाई से, हमारे पुराने साथी हैं, कि ये सब जो चाटुकारिता है इसको छोड़ें और आज बताएं देश को कि क्या प्रधानमंत्री जी ने कौन सा बड़ा काम किया है नोटबंदी में। अरे एक मिनट शहजाद, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना, नहीं तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना मैं। ये कम से कम इतनी मर्यादा के जमाने में कंपनी बनी तो कांग्रेस टीका क्यों नहीं ले रही थी भाई? मर्यादा रखो, ठीक है, मर्यादा रखो भाई, मर्यादा रखो, जवाब दे दो। तो ये जो बात है, रही बात प्रधानमंत्री जी के कनेक्ट होने की, तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है प्राची जी, और प्रधानमंत्री को आपके चैनल पर यह बहस करवाने के लिए इसलिए भी मजबूर होना पड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी, सुरेंद्र जी आप फिर आ गए सर चैनल्स पर। अरे अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना, चैनल्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये उनका विषय है। खैर सुरेंद्र जी, इस बात का जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है कि जब, अरे रुकिए ना सर, जब इतना आपके शासनकाल की वो कंपनी थी तो फिर टीका लगाने में इतना गुरेज क्यों हुआ था? इस बात का जल्दी से जवाब दीजिए, फिर जा रही हूं मैं बाकी मेहमानों के पास। किसी को टीका, हाँ मैं आपको वो भी बता देता हूं, उस पे भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वैज्ञानिकों की बात पढ़िए। हम लोग जिस समय ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी उस वक्त टीके का पूरा जो सेकंड स्टेज के परीक्षण के रिजल्ट नहीं आए थे। सेकंड स्टेज के परीक्षण के रिजल्ट आते ही सबसे पहले हम लोगों ने बिना परीक्षण आए हुए कोई टीका नहीं लगवा सकता, ना भाजपा वाले टीका मत लगवाइए सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन उस तरह उन दिनों जिस तरीके का माहौल था और जिस तरीके के बयान आए थे, सवाल उसको लेकर था। खैर संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आ रही हूँ पूनावाला जी। संजीव श्रीवास्तव जी, आप जवाब दे रहे थे शहजाद जी की बात का। जो बयानों की बात कर रही है वो सिर्फ परीक्षण को लेकर के था। आप मूल रूप से सुरेंद्र जी उस वक्त जो बयान थे वो सवालों के घेरे में थे, सर मानिए ये बात। संजीव जी, प्राची जी, मैं तो सिर्फ एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था क्योंकि शहजाद इतने अच्छी तरह से हर बात का उत्तर देते हैं। पद्मश्री पत्रकार में एग्जैक्टली वो बात समझ नहीं पाया था वो। लेकिन ये बता दीजिए, इतने जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट वाले
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने 8 वर्ष में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? प्रेस ये क्या संकेत देता है? इस पे भी तो कोई कभी चर्चा होनी चाहिए, हल्की फुल्की सही कि बात तो करें। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। मनमोहन सिंह जी की तो चलो कोई ऐसा काम ध्यान नहीं आया, लेकिन बेचारे जैसे भी थे उन तो अच्छे वक्ता नहीं थे, उतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे, लेकिन साल में 2-4 बार मिल ही लेते थे संपादकों से और सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअल इंटरव्यू। चूंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं संजीव जी आपको बीच में रोक रही हूं। मानता हूं कि भारत शहजाद की जी इस बात का पोजीशन जल्दी से जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगी त्रिपाठी जी और कुरैशी जी से। जल्दी से सर शहजाद जी। मुझे बताइए कि जनता के बीच से अगर मैंडेट लगातार आ रहा है तो जनता से तो कम्युनिकेट हो रहा है, परंतु प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा इंटरव्यू हुए हैं। क्या उन पत्रकारों की क्षमता पर संजीव श्रीवास्तव अपनी ही बिरादरी के लोगों पर सवाल उठा रहे कि उन्होंने सारे सवाल नहीं पूछे? मुझे लगता है रजत जी से लेकर सारे चैनल के सारे बड़े पत्रकार जिनके साथ संजीव जी ने पत्रकारिता की है उन्होंने सवाल पूछे, तो क्या संजीव श्रीवास्तव जी आज उनको ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उन्होंने सही सवाल नहीं पूछे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर इस फाइनल कमेंट दीजिए इस चर्चा का। जो पहला प्रश्न था सर वही मूल प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि एक तरफ लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उनके फैसलों को लेकर भी जैसा सुरेंद्र राजपूत जी और संजीव श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आलोचना की जा सकती है। देखिए प्राची, आलोचना तो किसी भी नेता की होती ही रहेगी, लेकिन अगर कोई घरेलू मोर्चे पर कहें कि चुनाव के बाद चुनाव जीत रहा है, और आज के समय में, पहले का समय छोड़ दीजिए जब अखबारों पे रोक लग जाती थी, जब आपातकाल लग जाता था, जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में पत्रकार क्या क्या करते थे वो बताने की जरूरत नहीं है। वो सब उस समय हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा हो जाए, छवि बना ले। आज तो मेरी इच्छा है तो मैं कहीं से खड़ा होकर मोबाइल लेकर और कहूंगा कि ये देखिए गुजरात मॉडल है, ये मोदी कुछ नहीं करते हैं, फलाना कुछ नहीं करते हैं। अगर आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थिति में है, ये लोकप्रियता है, तो यकीन मानिए जनता को उनकी नीतियों का लाभ मिल रहा होगा। और वो लाभ क्योंकि लगातार मैंडेट आ रहा है, चुनाव एक के बाद एक जीते। दानिश कुरैशी जी, आप भी सर फाइनल कमेंट इस पर। देखिए मैं तो अभी इतना ही कहूंगा कि शहजाद भाई बात कर रहे थे कोविड पे, तो मैं आपको बता दूं 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम था गुजरात और महाराष्ट्र, उसी की बदौलत कोरोना की चपेट में आए थे। उसके बाद आपने जो भी सुविधाएं दी हो, लेकिन सबसे पहले मैं जिम्मेदार उसी इवेंट को मानता हूं जिसके चलते गुजरात में हुआ। दूसरे नंबर की बात, त्रिपाठी साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी का कुछ भी हो, लेकिन एक सामान्य भारतीय को 2 वक्त की रोटी ही चाहिए। उसका क्या इंतजाम है, मुझे नहीं लगता कि आज तक प्रधानमंत्री जी वो कर पाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।